बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में कंडीशंस फॉर ग्रोथ के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम आज देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस को जो है वो देखना पड़ता है, उनको स्टडी करना पड़ता है। अच्छा भाई, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ रेट के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अच्छा भाई, वो फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर वो जो कि बाहर के हों, यानी बॉडी के बाहर के फैक्टर हों, और इंटरनल फैक्टर्स वो जो कि बॉडी के अंदर के फैक्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में और कुछ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। भाई, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? एक तो हमारे पास एनवायरनमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर है, लाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके अलावा कुछ गैसेस हैं। ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर कंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास हार्मोन्स आ जाता है, प्लांट की बॉडी का वाटर कंटेंट आ जाता है, न्यूट्रिशन जो है वो आ जाती है, और विटामिन्स वगैरह ये भी न्यूट्रिशन के अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा देखें, इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हार्मोन्स की कंप्लीट डिटेल हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं, इंटर के अंदर। बाकी वाटर, न्यूट्रिशन, विटामिन से रिलेटेड जो भी डिटेल थी वो मैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक के अंदर एक चैप्टर है फॉर्म्स एंड फंक्शंस, तो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहां से जाके आप मेरा पहला पहला लेक्चर देख सकते हैं जो कि मैंने इसके ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है, न्यूट्रिशन इन प्लांट के ऊपर, जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो वहां से आप जाके इसको समझ सकते हैं। ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं ये भी आपकी बुक के अंदर एज सच इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं किए गए जितना मैंने इनको चैप्टर नंबर 3 और ये जो हमारा फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 10 है उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है। खैर, पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, और जो कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको भी देख लेंगे। अच्छा भाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जो सबसे हमारे पास पहला फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है टेम्परेचर। भाई, टेम्परेचर के बारे में कंसीडर किया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर किया जाता है। देखें, प्लांट की बॉडी जो है वो कंप्लीट डिपेंड करती है एंजाइम्स के ऊपर और केमिकल मैसेंजर हो यानी कि हार्मोन्स के ऊपर। प्लांट की बॉडी क्या, हर ऑर्गेनाइज्म की बॉडी एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करती है। बगैर एंजाइम्स के हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनके बगैर हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते, चाहे फिर वो प्लांट के ही क्यों ना हो। बहरहाल, हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये कहता है कि हमारे पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है कि मोस्टली किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे हार्मोन प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि प्रोटीन की जो शेप है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की जो कंपोजिशन है, वो डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर। आप जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। प्रोटीन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो रही है यानी कि आपके एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपके एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स डीनेचर हो जाएंगे। तो इनको एक प्रॉपर एडिक्वेट टेम्परेचर के ऊपर काम करने के लिए हम जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड करते हैं वो कितना होता है, 25 to 37 सेंटीग्रेड। अगर आप इतना टेम्परेचर प्लांट को देंगे तो प्लांट के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स अच्छे तरीके से काम करेंगे, प्लांट की सेल डिवीजन भी होंगी, प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगे, प्लांट की ग्रोथ भी होगी, प्लांट के अंदर इनोवेशन भी होगी। अदरवाइज बगैर हार्मोन, बगैर एंजाइम्स के कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं इन दोनों के ऊपर डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं बता भी चुका हूँ। अच्छा, ये कहता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ना, वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से बढ़ता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आपको कि सर अभी तो आपने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि एंजाइम्स और हार्मोन्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा, यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अगर टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है और हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि कितने टेम्परेचर पे काम करेंगे, 25 और 37, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करोगे, इसको 11 पे लाओगे, ग्रोथ अच्छी होगी, 12 पे लाओगे और अच्छी होगी, 13, 14, 15, इस तरह से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फिर ग्रोथ भी क्या होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। तो ये इस सेंस में पॉइंट लिखी गई है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ग्रोथ रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन टेम्परेचर की एक सर्टेन लिमिट है, एक मैक्सिमम लिमिट है, एक हद है, और वो हद कितनी है, 37 सेंटीग्रेड। इससे ऊपर हमें नहीं जाना। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है लाइट का।
भाई लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत अच्छा खासा इसका क्या होता है, रोल होता है। बगैर लाइट के फोटोसिंथेसिस कभी भी नहीं हो सकती। इसके ऊपर भी हम एक डिटेल चैप्टर पूरा डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम बायो एनर्जेटिक्स है, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो पीएमसी के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। प्लांट के ऊपर जो लाइट इफेक्ट करती है ना, वो तीन तरीकों से करती है। एक जो है वो लाइट की क्वालिटी देखी जाती है, फिर लाइट की क्वांटिटी देखी जाती है, तीसरा लाइट की ड्यूरेशन देखी जाती है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों तरीके किस तरह से प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत। हमने जब बायो एनर्जेटिक चैप्टर पढ़ा था तो मैंने उसमें क्या बताया था कि जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए फ्लक्स मीटर होता है, खैर फिर वो एक हमारी अलग ही डिबेट हो जाएगी। तो जब हम इंटेंसिटी मेयर करते हैं तो जब लाइट की एक मैक्सिमम इंटेंसिटी से बढ़ जाती है, जब वो अपने पीक से हट जाती है, तो फिर नतीजे में क्या होता है कि बजाय क्लोरोफिल बने, बजाय क्लोरोफिल की फॉर्मेशन हो, बजाय दूसरे पिगमेंट्स की फॉर्मेशन हो, वो जो हाई इंटेंसिटी है वो क्लोरोफिल को डैमेज करना शुरू कर देती है। और आपको पता है कि जिस तरह से क्लोरोफिल डैमेज होता जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस होता जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस होगा तो आप सब लोगों को पता है कि प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की यील्ड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ज्यादा अगर इंटेंसिटी होगी, शिद्दत ज्यादा होगी लाइट की, तो वो क्लोरोफिल को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। दूसरे पिगमेंट को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं है, पिगमेंट नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस होगा तो यील्ड भी रिड्यूस होगी, ग्रोथ भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये तो थी इंटेंसिटी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट की। तो भाई लाइट की क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे दो जो बातें लिखी हुई है ना, ये आपके पीएमसी के टेस्ट में आती हैं। जो रेड लाइट है वो सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करती है, और जो ब्लू लाइट है वो सेल की डिवीजन को इंक्रीज करती है। ये आपने याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है कि रेड लाइट सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करती है, ब्लू लाइट सेल डिवीजन को इंक्रीज करती है। अब रेड लाइट और ब्लू लाइट ही क्यों पूरे साथ, विबग्योर जो कलर है उसमें से ये क्यों, तो इसके ऊपर भी मैं पूरा लेक्चर जो है वो रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस के ऊपर बायो एनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ, तो वहां से जाके पढ़ लेना। अच्छा, अगर हम क्वालिटी लाइट की बात कर रहे हैं रेड और ब्लू की, अगर उसके साथ अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं तो वो बिल्कुल सेल के साइटोप्लाज्म टिश्यू यानी प्रोटोप्लाज्म को कंप्लीट क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि लाइट की ड्यूरेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, आपको याद हो, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसका नाम था फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि डे की जो लेंथ होती है, उस लेंथ का प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली फ्लावर का। आपको पता है कि प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं ना, उनका खुलना, उनका बंद होना, ये डिपेंड करता है लाइट की ड्यूरेशन के ऊपर। मैं आपको एक बहुत आसान मिसाल देके समझाता हूँ। देखो, हमारे पास जो गर्मी सर्दी हम ऐसे ले लेते हैं। आपने सुना होगा कि गर्मियों के अंदर, जो गर्मियों का सीजन होता है उसके अंदर जो है वो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। जो सर्दियां होती हैं उसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, सच प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? इसका रीजन होगा ना, क्यों? क्योंकि गर्मियों में आपको पता है दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो जब गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है लाइट का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो जितना लाइट का ड्यूरेशन बढ़ता है उतना प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फिर वहां से फ्रूट निकलते हैं। अब देखो, जितना दिन की ड्यूरेशन कम होगी उतनी प्लांट की ग्रोथ कम होगी, उतने कम फ्लावर बनेंगे, उससे उतने कम क्या बनेंगे, फ्रूट बनेंगे। तभी तो कहा जाता है कि गर्मियों के अंदर जो है वो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। वो यही रीजन होता है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, लाइट की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी हो रही होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला प्रोसेस आप लोगों को जरूर समझ आ गया होगा। ये कहता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ पे भी फर्क करती है, डेवलपमेंट पे भी फर्क करती है। रिप्रोडक्शन भी इन्फ्लुएंस होती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट से। मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्लावर का बनना है ना, ये भी डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है, उनको लाइट ज्यादा चाहिए होती है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है, कम लाइट के अंदर भी फ्लावर प्रोड्यूस कर देते हैं। चलो, ये शॉर्ट डे वाले तो समझ आते हैं। अब ये लॉन्ग डे वाले जो प्लांट है, जिनको ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए, 12 घंटे से भी ज्यादा लाइट चाहिए, तो जब 12 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं तो ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और आपको पता है फ्लावर को डिफाइन करने का तरीका क्या है, कि इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन होती यहीं पे, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी।
होगी भी तो कम होगी, अफेक्टेड होगी। और फोटो पीरियोडिज्म आपको पता है कि वो फ्लावर की प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है। मैंने आपको इसका कंसेप्ट ऑलरेडी भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है गैसेस। सबसे पहले जो गैस आ जाती है वो आ जाती है ऑक्सीजन। तो भाई बच्चे ये समझते हैं कि सर प्लांट तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी प्लांट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो मैटर है यहाँ पे, दो चीजें आपने फोकस करनी है। देखें, प्लांट जब दिन में फोटोसिंथेसिस करता है तो रात में प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसकी मौजूदगी में होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है रेस्पिरेशन के लिए, हर वक्त नहीं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए स्पेशली रात को बहुत इसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अब ये नहीं है कि सबसे आप कहते फिर कि सर ने कहा था ऑक्सीजन की जरूरत रात को ही पड़ती है, तो रेस्पिरेशन प्लांट दिन में भी करते हैं, तो दिन में भी ऑक्सीजन की इसको जरूरत पड़ती है। यानी कि जब जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहेगी। ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो रूट्स की एक्टिविटी को थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं। जो ग्रोथ होती है रूट्स की वो रुक जाती है अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रूट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और प्लांट की क्यों, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो इन्हीं पार्ट्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। जो मिट्टी से या सोयल वगैरह से जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो रूट से उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऊपर वाली तो खैर ऑक्सीजन स्टोमेटा से आ जाती है, लेकिन जो ज़मीन से या फिर इस तरह की जो सोर्स होती है, तो उसके लिए वो रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये कहता है प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या रोल प्ले करती है, वो एनर्जी रिलीज करती है। कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी आसान लफ्जों में फूड की रेस्पिरेशन करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा अगर ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो प्लांट के लिए फिर मसला हो जाएगा। प्लांट के अंदर एक यूजलेस प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बना के ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ। आप लोग अगर गूगल पे यूट्यूब पे लिखोगे फोटो रेस्पिरेशन बाय डॉक्टर शाहरुख कुरैशी तो मैं आ जाऊंगा, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये प्लांट के अंदर एक यूजलेस प्रोसेस होता है, क्यों होता है मैं ऑलरेडी सारी डिटेल बता चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है गैस का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सब लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने बायोएनर्जेटिक्स में बार बार पढ़ा हुआ है कि प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा यानी कि ग्लूकोज बनाएगा, तो ग्लूकोज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एटीपी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। तो इस वजह से अगर ग्लूको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, यानी एटीपी वगैरह नहीं बनेगी, और प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो ये सारे के सारे कुछ क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही थी, रुक रही थी। और इसी के साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी एक फैक्टर रहता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि डिफरेंट काइंड्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट की बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने जस्ट एक डिस्कस किया है कि अगर किसी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। और मैंने क्या बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी यानी एंजाइम्स नहीं बनेंगे, यानी हार्मोन्स नहीं बनेंगे, और इन दोनों के बगैर प्लांट कुछ भी नहीं है। तो नाइट्रोजन का जमीन के अंदर होना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। यहाँ पे तो सिर्फ नाइट्रोजन का लिखा हुआ है, मैं इसकी डिटेल फॉर्म्स एंड फंक्शन फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ। मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन सारे मिनरल्स का रोल जो है बता चुका हूँ अच्छे तरीके। थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके ऊपर, इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। मैंने आपको बताया कि इंटरनल जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, हार्मोन्स और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आ जाती है। प्लांट के अंदर जो जीन का अमाउंट होता है वो आ जाता है। भाई अब थोड़ा सा इस बात को समझना, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखो, प्लांट की बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन बनना है और कौन सा एंजाइम बनना है, इसका मैसेज किसके पास, इसका मैसेज होगा डीएनए के पास। क्योंकि डीएनए के अंदर क्या मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी सॉरी इंफॉर्मेशन के मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। भाई ये पैकेट्स जो, यानी ये जीन जो मैसेज लाएंगे, जिस हार्मोन को बनाने का लाएंगे वो हार्मोन बनेगा। ये जीन जिस एंजाइम को बनाने का मैसेज लाएंगे वो एंजाइम बनेगा। कैसे बनेगा फिर वो हमारी एक अलग डिबेट है, लेकिन बनेगा किसके कहने पे, जीन के कहने पे। अगर ऐसा प्लांट है कि उसके अंदर वो जीन ही मौजूद नहीं है जो कि एंजाइम ए बनाए या फिर हार्मोन, सपोज करो हार्मोन ए बनाए, तो मुझे आप ये बताओ, और ये जो ए हार्मोन है या फिर ये जो ए एंजाइम है ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब वो जीन ही नहीं है जो कि ए एंजाइम बनाए या ए हार्मोन बनाए, तो प्लांट की ग्रोथ कहाँ से होगी, नहीं होगी ना। तो यानी ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं,
एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये कहता है ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि जीन इन्फ्लुएंस करती है ग्रोथ के ऊपर थ्रू इंटरमीडिएटरी। इनका इंटरमीडिएटरी कौन है? हार्मोन है। जीन खुद आके ग्रोथ नहीं करवाता, जीन खुद आके ऐसा कोई काम नहीं करता, जीन हमेशा हार्मोन बनाता है, जीन हमेशा एंजाइम बनाता है। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है। ये सारे के सारे हार्मोन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई यहाँ पे हमारी जो कंडीशंस हैं वो ख़त्म होती हैं। प्लांट का बॉटनी सेक्शन भी यहाँ पे क्या होता है? ख़त्म होता है। कल से हम बाकायदा जूलॉजी सेक्शन स्टार्ट करेंगे और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आज से मैं जितनी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ उतनी ज़्यादा बनाऊँगा, क्योंकि अभी हमारे पास 3 महीने हैं। 27 अगस्त जो है वो आप लोगों का टेस्ट का डे आ चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी, फर्स्ट ईयर तो मोस्टली मैं सारी अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बिना झिझक पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं या किसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपकी मदद कर दूंगा। उसके अलावा बाकी इंटर के हम 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल के अंदर, और इंशाल्लाह कल परसों तक हम ये 5वां चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।